91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल और प्रोग्राम है आधी आबादी। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नव्या पांडे, जो कि पिछले 10 से 15 साल से मार्शल आर्ट्स से जुड़ी रही हैं। शुरुआत इन्होंने कराटे से की और फिर कुछ वक्त के बाद ये जुजित्सु से जुड़ी रही हैं और साथ ही 2017 के एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स में ये 5th रैंक तक पहुंच पाई हैं। और इसके अलावा भी इनकी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। अभी फ़िलहाल ये मार्शल आर्ट सिखाती भी हैं कई जगहों पर। तो नव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो नव्या, हम बात करेंगे आज आपसे आपके अपने सफ़र के बारे में कि मार्शल आर्ट जैसे हम देखते हैं कि बेसिकली एक दौर था जब महिलाओं के बीच में इस तरीके के गेम्स के लिए कोई क्रेज़ नहीं था, या यूं कहा जाए कि उनके लिए जो एक इजी वे गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन या इस तरीके जो और गेम होते हैं, उनकी तरफ को उनका रुझान ज़्यादा रहता था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि महिलाओं के बीच में जो इस तरीके से मार्शल आर्ट से जुड़े हुए जो गेम्स हैं, इनकी तरफ को भी महिलाओं का हम जुड़ाव आज के दौर में देखते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे होती है? क्या ख़ास वजह रही आपकी मार्शल आर्ट की तरफ झुकाव की? सबसे पहली बात तो जब मैंने स्टार्ट करा था तब हमेशा मुझे यही देखने को मिला कि मुझे लड़कों के साथ ही खेलना है, क्योंकि मैं अपने पूरे ग्रुप में एकमात्र लड़की थी और हमेशा जब भी मैच होता था तो लड़कों के साथ ही होता था। तो पिट पिट के शायद पहले तो ऑब्वियस सी बात है पिटना ही पड़ा, बट हाँ, पिट पिट के इतने मजबूत हो गए कि अब और पहले भी उनको भी अब पीट पाते हैं ऐसा लगता है। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा कि लड़कों के साथ खेलने का मौका मिला और उनसे और ज़्यादा अच्छा करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो जैसे आज के दौर में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, पहले के दौर में उन्हें अबला एक तरीके से कहा जाता था, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो नारी हैं, वो अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो पुरुषों पर भी भारी पड़ सकती हैं, अगर नेगेटिव कहीं पर अगर हो रहा हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि जो अबला कहा जाता है ना, नारियां पहले अबला थी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। स्त्रियों को हमेशा से पता है कि उन्हें सही टाइम पर कब क्या करना है। उनका रोल डिसाइडेड है। जहाँ पर उन्हें सॉफ्ट रहना है वहाँ पर वो सॉफ्ट रहेंगी और जहाँ पर उन्हें हार्ड रहना है तो वहाँ पर वो हार्ड रहेंगी। तो ना नारियाँ कभी अबला थीं और ना ही मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में कभी नारियाँ अबला होंगी। जी। तो नव्या, जैसे हम बात कर रहे थे आपकी मार्शल आर्ट्स में शुरुआत की, तो किस एज से आपकी ये शुरुआत हुई और कैसे थे शुरुआती अनुभव और कैसे आपका जुड़ाव हुआ और किस एज ग्रुप में और किस क्लास से आपका जुड़ाव मार्शल आर्ट से रहा? मैं 4th क्लास में थी जब मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन करा। बचपन से ही थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव थी, हाइपर एक्टिव। बॉय कट बाल थे और टॉम बॉय टाइप थी, सबसे लड़ना झगड़ना। तो पेरेंट्स का भी काफ़ी पता था कि इसी लाइन में जाएगी, कहीं लड़ाई करती रहती है पूरा दिन, हाथ पैर इधर उधर फेंकना। तो स्कूल में ही करती थी मैं। तो जब हमारे स्कूल में मार्शल आर्ट आई, सो सबसे पहली मैं थी ज्वाइन करने वाली, क्योंकि मुझे शुरू से ही पसंद था लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एक्टिवनेस। मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट खड़े होकर बातचीत मेरे से नहीं हो पाती थी, तो हमेशा से ही थोड़ा दबंग रही मैं। तो मैंने 4th क्लास में, लगभग मैं 8 साल की होंगी, तब मैंने ज्वाइन करा। हालांकि पहले तो शौक में ज्वाइन कर लिया, पर बाद में जब 2-3 पंचेस पड़े, पता चला ट्रेनिंग इतनी हार्ड है, तो दर्द हुआ, पर कभी गिव अप नहीं करा। मुझे ये लगता था कि चलो आज चोट लग गई है तो 2 दिन का रेस्ट ले ले। नहीं, चोट लगी है तो कोई बात नहीं, आगे तो बढ़ना ही है। अगर आज बैठ गए तो फिर हमेशा के लिए बैठे रह जाएंगे। तो जैसे आपने पहले कराटे ज्वाइन किया, देन आप जुजित्सु में आपका ट्रांसफ़र होता है या फिर आपका जुड़ाव जुजित्सु से होता है, तो कैसे कराटे में आपने शुरुआत की और फिर देन क्या वजहें रही जिसके चलते आप जुजित्सु से जुड़ी, या फिर क्या वो अट्रैक्शन था जुजित्सु का जिससे कि आप जुजित्सु से जुड़ गई? जब मेरे को पता चला जुजुत्सु के बारे में, तो पहली बात तो कराटे और जुजुत्सु लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। किक पंच का गेम है, सेल्फ डिफेंस का गेम है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए कि एकदम से जैसे चेस प्लेयर एकदम से बैडमिंटन या मार्शल आर्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि चेस तो दिमाग का गेम है और अगर बैडमिंटन है तो उसमें भी हाथ चलाना है, बट ऐसा कुछ नहीं था। कराटे में भी किक पंच थे और जुजुत्सु में भी यही काम था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करा। और साथ में जुजुत्सु में एक इवेंट होता है जो थोड़ा दंगल टाइप से होता है, जिसमें थोड़ी मेहनत करनी है, आपको अपने अपोनेंट को गिराना है। तो थोड़ा लगता है कि जोश से कुछ काम करा, मेहनत करी,
किसी को भी गिराया, रोड फाइट जैसा। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी, और जब मैंने खेलना शुरू करा तो मुझे लगा कि मैं इसमें शायद और ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। जितना मैं उसमें नहीं कर पाई उतना मैं इसमें और ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो ये मेन रीज़न था मेरे लिए। जी, तो देखा जाए तो एक तरीके से कराटे के साथ जूडो या फिर रेसलिंग का जो कॉम्बिनेशन हाँ बनता जी। है वो जिu जित्सु फाइनली बन के आता है उसका रिजल्ट। तो आपकी जो शुरुआत रही ट्रेनिंग की, शुरुआत कैसे आपने की, किसके अंडर में आपने ट्रेनिंग की शुरुआत की और कैसे वो अनुभव रहे हैं? मैं अपने गुरु से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। करीबन जब से मुझे 15 साल हो गए होंगे अपने गुरु जी के साथ, और उन्हीं ने मेरे को, आज मैं जहाँ पर भी बैठी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं की वजह से हूँ। जी, तो अगर हमारे जो लिसनर्स हैं वो शायद आपके गुरुजी का नाम भी जानना चाहेंगे। मेरे गुरु जी का नाम है विनय जोशी जी। आप अपनी बात आगे कंटिन्यू कर हाँ सकती हैं। जी। जी। तो उन्होंने मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। हालांकि वो हमेशा हार्श रहे हैं, डांटते बहुत हैं, पर उतना ही ज़्यादा जितना वो डांटते हैं उतनी ही ज़्यादा समझ मिलती है। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, या मैं भारत को रिप्रेजेंट करके आई हूँ, भारत के लिए मेडल लेकर आई हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं की वजह से। अगर वो मोटिवेट नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। जी, तो आपके गुरुजी यानी कि विनय कुमार जोशी जी से भी हम हेलो हल्द्वानी पर बात कर चुके हैं। तो लगभग अगर देखा जाए मार्शल आर्ट्स के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो किक पंचेस हों, चाहे बॉक्सिंग हो या फिर रेसलिंग, ये सभी चीज़ें मार्शल आर्ट की ही एक तरीके से फॉर्म्स हैं सभी। तो उनका भी यही कहना था कि शुरुआती दौर में जब हम शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग की तो काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम कंटिन्यूसली करते जाते हैं तो आदत बन जाती है। तो आपका भी लगभग कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है। तो आपने जो अपनी उपलब्धियां इसमें हासिल की हैं, आपकी शुरुआत से क्या क्या उपलब्धियां रहीं, और देन जो आप एक नोन मकाम पर पहुंचती हैं जहां से आपको एक पहचान मिलती है, वहां तक पहुंचने में कितना आपका संघर्ष रहा, और इसके अलावा कैसे अनुभव आपके रहे? मुझे ऐसा लगता है बिना संघर्ष के तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक ज़िंदगी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि घर बैठ जाओ और वहाँ से आपको मिले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे याद है कि अब पहले हमारे पास मैट नहीं होती थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे। मिट्टी में पत्थर के ऊपर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सर फूट रहा है, पैर फूट रहा है, लग रही है चोट, पर तब भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ हासिल करना था लाइफ में। मैंने हमेशा सोचा कि कोई बात नहीं, आज छाले पड़ रहे हैं पैर में, थोड़े से सर में चोट लग रही है, पत्थरों के ऊपर गिर भी गए तो कोई बात नहीं, पर आगे बढ़ते रहना है। तो यही एक मेन मोटिव था मेरा। आज बकायदा हमारे पास मैट्स हैं जो कि विदेश से भी आई हुई हैं। तो वो भी दिन था और आज का भी दिन है। मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। मैंने नेशनल्स खेले हैं, नेशनल्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। साथ ही साथ 2017 में 5th एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स, जो कि भारत ओलंपिक संघ द्वारा भेजा जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला, और सबसे बड़ा सौभाग्य था मेरा वो। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि क्या लेवल होते हैं गेम्स के, इतना बड़ा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करके। उसके बाद 2019 में थाईलैंड गई मैं, जहाँ पर मेरा ब्रोंज मेडल आया देश के लिए। तो जब मैं भारत का झंडा लेकर वहाँ पर खड़ी हुई तब मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं शायद मैंने 0.1% करा हो देश के लिए कुछ, पर मैंने कंट्रीब्यूट करा अपनी साइड से कुछ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पोडियम पे खड़े होकर देश का झंडा लहराना, वो अपने आप में सबसे बड़ी गर्व की फीलिंग होती है कि हाँ, हमने देश के लिए कुछ करा है आज। तो जैसे हम देखते हैं कि जो देश की महिलाएं हैं वर्तमान दौर में काफ़ी कुछ देश के लिए योगदान दे रही हैं, और देखा जाए तो शुरुआत से ही महिलाओं का योगदान देश के लिए रहा है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। अब बात करते हैं जो महिलाओं के लिए इस तरीके के जो गेम्स हैं, मार्शल आर्ट सीखना महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है, और इसको सीखने के बाद क्या कुछ वो हासिल कर सकती हैं अपने जीवन में? सबसे पहले तो ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आजकल की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, हम कहेंगे, कहीं ना कहीं पर थोड़ी कम पड़ जाती हैं। अगर वो मार्शल आर्ट सीख लेती हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो जो हाथ पैर चलाना होता है ना, वो भी उन्हें आ जाता है कि सही तरीके से हाथ कैसे चलाना है और कहाँ पर चलाना है। हाथ तो चला लेंगी पर सही तरीके से कहाँ पर मार सकती हैं और कहाँ पर चोट लग सकती है, जिससे वो उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हैं, वो सबसे ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है जानना। तो अगर वो ये जान जाएं, ये सीख कर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन्हें होगा।
जी। जैसे आप अभी मार्शल आर्ट्स सिखाती भी हैं अलग-अलग स्कूल्स में और इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कहाँ-कहाँ आपका जुड़ाव अभी सिखाने के दौर में है? पहले तो मैंने हल्द्वानी पुलिस के माध्यम से नारी निकेतन में महिलाओं को ट्रेन करा। जब मैं उनको ट्रेन करने गई थी पहली बार, तो काफ़ी शर्माती हैं, हँसती हैं, शर्माती हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बट जैसे-जैसे वो करने लग जाती है तब उन्हें और इंटरेस्ट आने लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, हम और अच्छा कर सकते हैं। तो पहला जब इम्प्रेशन होता है तो हमेशा खराब ही होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कैसे करेंगे हम? कैसे होगा? हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा काम नहीं है। पर जब वो करती हैं तो उनमें और जोश आता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ, हम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैं अभी प्रेजेंटली अपने कॉलेज में, महिला डिग्री कॉलेज में, जो कि गर्ल्स का ही है, वहाँ पर मैं लड़कियों को सिखा रही हूँ। साथ में एनसीसी की लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रही हूँ सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल सेल्फ डिफेंस सीखना। तो जी। मेन फोकस उसी पर है आजकल। जी। जैसे हम बात करें कि सीखने के लिए जो एक एज होती है, वो मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज किस एज के जो लोग हैं या फिर जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष भी इवन हम कह सकते हैं उसमें, तो मैक्सिमम किस एज से वो जुड़ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पहली बात तो, क्योंकि बचपन से जब बच्चा समझने लग जाता है तब से वो सीखना शुरू कर सकता है। आजकल तो हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो लगभग 5 साल मान लीजिए आप, जी। 5 साल से ऊपर का बच्चा क्योंकि समझने लग जाता है। और जितना ज़्यादा आप उम्र के होते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी थोड़ी स्टिफ होती जाएगी, उतनी ज़्यादा सिकुड़ती जाएगी आपकी बॉडी। तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 20 साल के बाद, 25-30 साल के बाद सोचो कि अब ज्वाइन करता हूँ, तो लेट तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करके अपनी बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल या कितना अप टू डेट कर सकते हो। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी अच्छा, इसमें। जैसे हम बात करें कि अगर कोई ज़्यादा एज में सीखने की शुरुआत करता है, एक ज़्यादा एज होने के बाद अगर सीखने की शुरुआत करता है, तो आपने कहा कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसे एक मेहनत करनी होगी, तो वो किस तरीके से मेहनत कर सकता है या फिर क्या उसके लिए एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे कि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सके? मेनली तो जब कोई 25 से ऊपर वाला करता है तो हम उसे यही सजेस्ट करते हैं कि आप पहले अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करिए। फ्लेक्सिबल करने के लिए मेन रहता है कि उसको पहले अपना स्टेमिना बनाना पड़ेगा, थोड़ा रनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंसान 25 साल से ऊपर होने लग जाता है तो उसे थोड़ा ब्रीदिंग वगैरह, इतना स्टेमिना नहीं रहता है, इंड्योरेंस नहीं रहता है। 6 मिनट की मैच में वो शायद 2 मिनट बाद हाफने लग जाए। तो इसीलिए रनिंग सबसे ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है रनिंग तो आजकल सुबह सुबह सब निकल जाते हैं, पर रनिंग कोई नहीं करता है। जॉगिंग चलते हैं, सब चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो थोड़ा सा रनिंग करना ज़रूरी है। रनिंग के बिना मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। तो हाँ, रनिंग करिए और साथ में बेसिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जो कि हम पुशअप्स करते हैं, सिटअप्स करते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, और थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा फुल लेग स्ट्रेच तो नहीं हो पाएगा, जितना होता है उतना बेसिक स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं आजकल वो करेंगे तो लगभग बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। फिर से हम आते हैं सीखने पर और सिखाने पर। जैसे जब महिलाओं को आप सिखाती हैं, जैसे डिग्री कॉलेज में भी सिखाती हैं या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशंस में सिखाती हैं, जब आप उन्हें सिखाने जाती हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं कि सिखाने में कुछ दिक्कतें और सीखने में उन्हें कुछ दिक्कतें होती हों? पहले पहले तो बहुत ऑब्वियस है कि दिक्कत होती ही होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आउटवर्ड नहीं होती हैं कि ठीक है एकदम से सीखने लग जाएं, और उन्हें लगता है नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो लड़के हमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम कैसे करें। अब उनसे कह दिया चलिए, उनका हाथ पकड़ लिया और बोला अब हाथ छुड़ा के दिखाइए आप, तो वो नहीं करती, कहते हमसे नहीं छूट पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि उनमें एक ये बात जगाना कि नहीं आप कर सकते हो, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे कोच हो तो आप डेफिनेटली अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनमें ये बात जगा सकते हो। तो जब आप सिखाती हैं तो क्या लगता है आपको, कितनी महिलाएं आज के दौर में इस मार्शल आर्ट से जुड़ रही हैं और आने वाले भविष्य में कितनी महिलाएं इससे जुड़ेंगी और क्या स्तर उनका रहेगा, किस तरीके से वो सशक्त हो सकती हैं इसके जरिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आ रही हैं, क्योंकि मैं ही देखती हूँ, मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के ये चीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है आजकल सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी हो गया है। और साथ ही साथ
उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर बहुत अलर्ट हैं और उन्हें पता है कि हाँ, बच्चे को कुछ नहीं करना तो एटलीस्ट आत्मनिर्भर तो बनाना है। हमें बच्चे को ओलंपिक नहीं भेजना है, चलिए हम नहीं भेजेंगे ओलंपिक अपने बच्चे को, पर हाँ, हमें बच्चे को इतना सिखा देना है कि एटलीस्ट कोई उसे कहीं पर परेशान करे तो वो अपना सुरक्षा खुद कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में सबसे ज़रूरी जो हो गया है वो यही है कि आत्म सुरक्षा। मेडल तो बाद में लाएंगे, पर आत्म सुरक्षा के लिए सीखना सबसे ज़रूरी है और लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आजकल आत्म सुरक्षा के लिए काफ़ी सरकारी स्कूल्स में भी उन्होंने ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दी हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे ऊपर जो सरकार है वो भी इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जिसके माध्यम से हम भी आगे बढ़ पा रहे हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो के ज़रिए हम भी जो अभिभावक हैं जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सब से गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी बच्चियों को या इवन अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की बेसिक क्लासेस तो आप मार्शल आर्ट्स की उन्हें ज्वाइन कराइए, ताकि वो सेल्फ डिफेंस तो आराम से कर सकें एटलीस्ट, अगर कहीं पर कोई दिक्कत सामने उनके आ रही है तो नव्या जी, काफ़ी बातें अभी आपसे रही इस प्रोग्राम के दौरान में, और इसके अलावा कोई और बात जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं अभी प्रेजेंटली एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ जो कि 2022 में है चाइना में। तो अभी मेरे प्री राउंड्स जो हैं ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं लकीली। सो मैं एशियन गेम्स के लिए मेरा पूरा फोकस है और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 2022 आए और जल्दी से जल्दी पूरी मेहनत करके मैं देश का नाम रोशन करने जाऊँ एशियन गेम्स में। सपना है मेरा एशियन गेम्स खेलना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी जब मैं एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी, और साथ में मेहनत भी कर रही हूँ। तो मैं बस चाहती हूँ कि उसके लिए जाऊं और मेडल लेकर आऊं देश के लिए। जी, तो नव्या जी, आपको हेलो हल्द्वानी की तरफ से और हेलो हल्द्वानी के सभी लिसनर्स की तरफ से आपके एशियन गेम्स की तैयारी के लिए और एशियन गेम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर वहाँ पर से कुछ ना कुछ अचीव करके आएँ और फिर हम साथ बैठेंगे उस अचीवमेंट के बारे में कभी बात करने के लिए। जी, तो ये थी नव्या पांडे जो कि मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई हैं, मार्शल आर्ट सीखती हैं और सिखाती हैं, और काफ़ी हद तक ये सेल्फ डिफेंस की जो बेसिक क्लासेस हैं वो कई बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर महिलाओं को भी देती हैं। तो नव्या, आपका हमारी तरफ से और हमारे लिसनर्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का आधी आबादी की आवाज़ कार्यक्रम भी यहीं पर ख़त्म होता है, और मुझे यानी कि अनिल को भी दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।